हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बेटा बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं लेकर आया हूं डी एंड एफ ब्लॉक का सेकंड पार्ट। आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सर सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड कीजिए, तो मैंने इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। ये है डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा। इसमें आप टॉपिक में इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। दूसरा टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी। दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं मेरी इस वीडियो में बेटा। नीट के, जेडब्ल्यू के, बोर्ड्स के, कौन कौन से बोर्ड्स के? सीबीएसई, आईएससी या फिर स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर होंगे। 100% पक्का है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीटली देखिए। और अभी तक आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। चलिए नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई पहले तो ये पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। ओके, ये मेरे पास है एक सर्कल, इसके सेंटर में है एक न्यूक्लियस, यानी कि इसका सेंटर। ठीक है, यहां से सेंटर से लेके बाहर का जो ये सरकमफ्रेंस है, यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस बोलते हैं। अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये वाली चीज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। रेडियस वर्ड यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, और बहुत सारे रेडियस हो तो इसको बोला है रेडियाई। ओके बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब रेड यहां से जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है ना, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज करेंगे, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है? ओके चले। इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। अगर मैं पीरियोडिक टेबल देखूं, ये रहा, मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये देखो। पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये रहा पीरियोडिक टेबल मेरा, ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास है एस ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक और बीच में लाई करता है डी ब्लॉक। इसका मतलब है कि लेफ्ट से राइट चलते हुए अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो एस का एटॉमिक रेडियस लार्ज होगा और यहाँ पे P का एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा और D का बीच में लाई करेगा। यही तो बताया गया है फर्स्ट लाइन में। ओके बेटा, क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अभी तो मैंने बताया है कि लेफ्ट से राइट चलते हुए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले। क्रोमियम के बाद एटॉमिक रेडियस बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि लगभग सेम हो जाता है। ये ऐसा क्यों? चलो पढ़ते हैं ये भी, क्या रीजन है इसमें। ओके, ये रहा। अब ये खुद देखो ध्यान से, यहां से स्कैंडियम से स्टार्ट करो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या चक्कर पड़ा? उसके बाद ये देखो, मैग्नीज से लेकर निकल तक एटॉमिक रेडियस जो है वो देखो लगभग सेम है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि कॉपर से जिंक तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। ठीक है, ट्रेंड देखो कैसा चल रहा है कि लेफ्ट से राइट चलते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था, अब डिक्रीज होने की बजाय आगे जाके सेम भी आ रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है बेटा, दो रीजंस और है। न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे जी अप्लाई हो गया, न्यूक्लियर चार्ज एनसी यानी न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है मैग्नीज से लेके, यहाँ मैग्नीज से लेके निकल तक के बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस ई, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। वो क्या है? अब ये नई चीज आ गई है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये अगर एटम के अंदर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ये मैं इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 4, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बाहर वाले जो शेल है, एक और शेल है मान लो बाहर की तरफ,
अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक स्क्रीन बना दी गई है, एक शील्ड बना दिया गया है, जिसकी वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ेगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया। अब लास्ट में एक प्रॉब्लम क्या होगी कि कॉपर और जिंक का भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो ये जान लीजिए कि आगे ये देखो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, और तीसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे। ओके बेटा, ये जो फोर्स होती है ना न्यूक्लियर चार्ज, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, यानी कि ये एटॉमिक रेडियस को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये रिपल्सिव फोर्स होती है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की जो फोर्स है वो भी रिपल्सिव फोर्स है, तो इसका मतलब है ये भी एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करेगी। दो फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं और एक डिक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली लेफ्ट से राइट चलते हुए एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये ऐसे कुछ ट्रेंड चलेगा। न्यूक्लियर चार्ज अभी ज़्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो 3-4 एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज हो रहा है। अब सेम हो गया है तो आगे मैग्नीज से निकल तक एटॉमिक रेडियस सेम है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 2 रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियर चार्ज के सामने है। ठीक है, आगे चले बेटा, चलो। अब एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट चलते हुए, लेफ्ट टू राइट चलते हुए क्या इफेक्ट होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ओके, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम ये है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो ऊपर मान लो कि टाइटेनियम है, उसके नीचे है, टाइटेनियम के जो नीचे है जर्कोनियम, और जर्कोनियम के नीचे क्या है, हैफनियम। ठीक है, अब टाइटेनियम से जर्कोनियम तक जाते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, तो जर्कोनियम से हैफनियम तक भी इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस होना चाहिए। थर्ड सीरीज का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं आ रहा बेटा, वो सेम आ रहा है। ये क्या चक्कर पड़ गया। ओके, पढ़े हम। इसमें देखो क्या है, क्योंकि एलिमेंट्स जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं ना और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस सेम इसलिए होता है क्योंकि सेकंड से थर्ड सीरीज में जाते हुए हैफनियम से जस्ट पहले 14 एलिमेंट्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f सब शेल के एंटर होते हैं, यानी कि लैंथेनॉइड्स एंटर हो गए। देखो पीरियोडिक टेबल ध्यान से, पीरियोडिक टेबल कहाँ गया मेरा, ये यहाँ गया पीरियोडिक टेबल बेटा। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे होता है एक एलिमेंट लैंथेनम और यहाँ पे एक एलिमेंट होता है एक्टीनियम। ठीक है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद ना लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स के एंटर करते हैं, और एक्टीनियम के बाद भी यही होता है। ठीक है, लैंथेनॉइड्स और एक्टीनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। 14 एलिमेंट्स एंटर हो गए बेटा, कितने एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स एंटर हो गए। ठीक है, लैंथेनम के बाद इनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। तो इस एटॉमिक रेडियस की जो डिक्रीज आएगा लेफ्ट से राइट चलते हुए, उसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ये रहा। ठीक है, तो
इस वजह से, ठीक है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है ऊपर से नीचे जाते हुए सेम रहेगा। वैसे ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हुए कम होता है, बट प्रॉब्लम ये आई कि लेफ्ट से राइट जाते हुए इतना कम हो गया कि टॉप टू बॉटम वाला जो है वो काउंटर बैलेंस हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट चले हम। चलो नेक्स्ट, ओ क्वेश्चन आ गया ना, वाई जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव सेम एटॉमिक रेडियस। तो रीजन वही है इसका जो मैंने अभी आपको बताया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। मेन इसका कीवर्ड क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चले आगे, आयनिक रेडियाई बेटा। अब आयनिक रेडियाई क्या होता है वो भी बता देते हैं। आयन क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना बहुत सारे मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसके अंदर बीच में है न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो उसके लिए जितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर सेकंड निकालना है तो इसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और अगर थर्ड निकालना हो तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और एक के बाद एक निकालना हो तो उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। ओके बेटा, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट, पढ़ लिया बेटा। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी डी ब्लॉक की एस और पी के बीच में लाई करती है। फिर वही रीजन के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी तो बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर बढ़ी तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ेगी। ओके, तो लेफ्ट से राइट चलते हुए आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है। क्या करेगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो सबसे हाई होती है। इसका भी 2 रीजन है, एक तो लेफ्ट से राइट चलते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, उसके अलावा एक और रीजन ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास फुलफिल्ड डी सबशेल होता है, इस वजह से भी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे? पहले एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तरह की, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, हाफ फील्ड से या फुल फील्ड से निकलने वाला है तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट वाली जो एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करें, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। ये देखो, अब यहाँ देखो, टाइटेनियम से लेके वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम रही। उसके बाद एकदम से बड़ी मैग्नीज, आयरन, ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट की थोड़ी सी कम हुई, निकल की कम हुई, कॉपर की फिर बढ़ गई, जिंक की और बढ़ गई। ये इस तरह से ट्रेंड चला, जबकि लेफ्ट से राइट चलते हुए ट्रेंड ये होना चाहिए था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली इंक्रीज हो, बट पहले सेम है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर थोड़ी सी डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज हुई है। ठीक है, ट्रेंड कुछ ऐसा मिला आपको। ओके, आगे चले बेटा। चलिए, इसका इसका रीज़न जो है ना, ये 4 टॉपिक्स है ना, ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। अगर मान लो कि यहाँ पे, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, मान लो कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर मैं 4s में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि 4s अगर खाली हो जाएगा तो 3d हाफ सबशेल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4s में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल में से निकलेगा जो कि स्टेबल है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई होगी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, चले आगे। अब है क्रोमियम और कॉपर, 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्रोमियम की ओके, यहाँ पे मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। ये 4s1 और 3d5, और कॉपर की भी लिख देता हूँ
कॉपर की है 4s1 3d10। अब देखो क्रोमियम के जो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d5 यानी हाफ फेल्ड स्टेबल में से निकलेगा, तो जो कि बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी हाई होगी। क्या होगी? सेकंड आयनेशन एंथैल्पी हाई होगी। अब कॉपर में भी क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाता है तो 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेन हो जाएगी, इसलिए इसकी भी सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी। ओके बेटा नेक्स्ट करें, चलो। ओके, जिंक की सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है कॉपर से। अब इसका रीजन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं हम कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d10। तो अगर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बचता है 4s1 में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, फुल फिल्ड। यही रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस में से, 4s1 में से, तो आसानी से निकल जाएगा। ओके नेक्स्ट चले। ओके, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी मैग्नीज की और जिंक की हाई होती है। मैग्नीज का बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। ठीक है, 4s2 3d5। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा। और जिंक की देखो 4s में से दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगी, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन d10 कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबल फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। यही रीजन है कि मैग्नीज का और जिंक की थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। ओके बेटा नेक्स्ट चलते हैं। आयरन की थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है, ये क्या चक्कर है? आयरन की थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी लो क्यों है, पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 4s2 3d6, 4s2 3d6। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 4s में तो 4s1 होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है तो 4s तो हो गया 0। ठीक है, 4s हो गया 0। अब 3d में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 3d क्या बन जाता है, 5 हाफ फील्ड स्टेबल। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा बेटा, तीसरा इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी निकलेगा, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है इसकी। ओके चलें बेटा स्टार्ट करें आगे। ओके, निकल कॉपर और जिंक इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि निकल और कॉपर और जिंक इनके तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से। ठीक है, इसीलिए निकल कॉपर और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। कॉपर का केस देख लो बेटा, कॉपर में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि d9 कॉन्फ़िगरेशन इसकी ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू d10 कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या चक्कर है कि d10 कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल देखी थी, ये d9 कॉन्फ़िगरेशन क्यों स्टेबल है? क्योंकि कॉपर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ना इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े चिपक जाएंगे। ये देखो ऐसे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे, और इसकी वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम कर लेगी। ठीक है बेटा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ेंगे। ओके ना, आगे चलें। ओके, क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा लो होती है, क्यों, इसका क्या रीज़न है? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है उसके लिए, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी लो होगी। चलो आगे चलते हैं। क्रोमियम और कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा नेक्स्ट, जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से ज़्यादा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, उसका भी देख लेते हैं। ये है 4s2 3d5। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलने वाला है? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा d5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से, जो कि मुश्किल है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई होगी। ओके बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या इफेक्ट पड़ेगा? टॉप टू बॉटम जाते हुए मान लो कि ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है और ये थर्ड सीरीज है। फर्स्ट से सेकंड जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा लो होती है, हमेशा लो होगी, और सेकंड से थर्ड आते हुए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। बट सेकंड से थर्ड जाते हुए यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एंटर कर रहा है? 4f
14 इलेक्ट्रॉन्स 4f सबशेल के एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड सीरीज की और थर्ड सीरीज की आयनेशन एंथैल्पी लगभग सेम होगी। ओके बेटा, चले आगे नेक्स्ट। ओके लास्ट में पहुंच गए बेटा। जितनी भी आयनेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे बेटा सब कवर हो गए हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं लगी, तो मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, बट आपको अच्छी तरह से मैं समझा कर ही रहूंगा। ठीक है बेटा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।